Hello, students. Yesterday, I taught the topic organization of production. इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग प्रोडक्शन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें किन 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट चीज़ है लैंड। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, सेकेंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ इज़ ह्यूमन कैपिटल। तो टुडे नेक्स्ट टॉपिक लैंड, फार्मिंग इन पालमपुर। ओके, हमें ये देखना है कि फार्मिंग जो है पालमपुर में किस तरीके से होती है, फार्मिंग के बारे में जानना है। तो फार्मिंग के लिए क्या ज़रूरत है? सबसे पहले लैंड। तो लैंड क्या है? लैंड इज़ अ फिक्स्ड, लैंड जो है वो फिक्स्ड है। फार्मिंग पालमपुर का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है। 75% जो पीपल है वहाँ के वो डिपेंडेंट है फार्मिंग पे ऑफ देयर लाइवलीहुड्स। अपना जीवन व्यापन करने के लिए 75% लोग जो हैं वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज़ द क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फार्मिंग किसान पे और किसान से रिलेटेड चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। डेयरी प्रोडक्ट, ये सब चीज़ों पे वो सब डिपेंडेंट हैं, छोटे मोटे चीज़ जो कि स्मॉल स्केल। बट रिमेंबर, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है प्रोडक्शन के लिए। देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। कुछ लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन देखते क्या है। लैंड एरिया अंडर द कल्टिवेशन इज़ अ पर्टिकुलरली फिक्स्ड। लैंड एरिया कल्टिवेशन के लिए जो है वो फिक्स्ड है। तो क्या है कि 1960 से पालमपुर देयर हैज़ बीन द एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो 1960 से लैंड बढ़ा ही नहीं, मतलब कि लैंड में ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं हुआ और लैंड जो है वो फिक्स्ड हो गया है। मतलब कल्टीवेशन वहाँ का रुक गया है, इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा है कल्टीवेशन 1960 से। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड, तो कुछ विलेज में कुछ वेस्ट लैंड है जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है कल्टिवेबल लैंड में। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप, और आगे कोई भी फर्दर स्कोप भी नहीं है जो कि न्यू लैंड लाया जाए और कल्टीवेशन इंक्रीज़ किया जाए। अब देखो, लैंड को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है हेक्टर्स। हेक्टर्स का हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट को मेज़र करने के लिए। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे कुछ लोकल यूनिट्स यूज़ होते हैं, जैसे बिगाज, घंटास एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो 1 हेक्टर्स इज इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर्स में 1 हेक्टर्स होते हैं, 1 हेक्टर्स के बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पालमपुर में जो लैंड है वो 25% लोग जो है डिपेंडेंट हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि इज़ देयर द वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई तरीका ऐसा है जहाँ पे हम लोग सेम लैंड में ज़्यादा फसल उगा सकें? तो जैसा कि क्या है कि पालमपुर में ग्रोथ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और पालमपुर कैन बी द रिजेंबल ऑफ द विलेज। वहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश में ऐसा जो विलेज है जो कि ऐसा होता है। तो जो कि हम लोग बात कर रहे हैं जैसा कि ग्रो मोर क्रॉप्स का। ऑल लैंड ऑफ द कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर में जितने भी लैंड है, सारे लैंड जो है वो कल्टिवेटेड है, मतलब उपजाऊ है वहाँ पे। नो लैंड इज़ द लेफ्ट आइडल। ड्यूरिंग द रेनी सीजन में वहाँ पे खरीफ क्रॉप्स, फार्मर लोग खरीफ क्रॉप्स उगाते हैं। ज्वार एंड बाजरा की भी खेती होती है जो कि कैटल फीड के लिए, जानवर के खाने के लिए भी। कुछ पोटैटोज़, अक्टूबर एंड दिसंबर में पोटैटो की खेती होती है। विंटर सीज़न में वीट की खेती होती है और आपको पता है कि वीट प्रोडक्शन करने के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है, इसलिए वीट की जो खेती जो होती है वो आपको विंटर सीज़न में होती है। तो प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर, अब वीट की खेती इतना ज़्यादा होती है कि
उस वीट का प्रोडक्शन फार्मर्स के लिए एनफ हो जाता है, उसके बाद वो लोग फैमिली के कंजम्पशन के लिए ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं सरप्लस ऑफ वीट को। सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा वीट जो होता है, एक्स्ट्रा गेहूं की जो खेती हो जाती है, उसको वो लोग बेच देते हैं मार्केट में। और कुछ ज़मीन पे वो लोग शुगर केन की भी खेती करते हैं, जिससे हार्वेस्ट वंस एवरी ईयर, हर साल हार्वेस्ट किया जाता है। और शुगर कैन से क्या क्या बनाया जाता है, जैगरीज एंड ऑल्सो ट्रेड, ये सारी चीज़ें। मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर। अब पालमपुर में 3 क्रॉप्स, द मेन रीज़न क्या है जो 3 डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते हैं। तो क्या रीज़न है? ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, क्योंकि पालमपुर का जो डेवलप्ड इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है। इलेक्ट्रिसिटीज़ भी है वहाँ पे पालमपुर में। द मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफ़र द सिस्टम ऑफ द इरीगेशन। इरीगेशन के लिए जो पानी के लिए जो यूज़ किया जाता है, सिंचाई करने के लिए जो यूज़ करते थे पहले, तो पर्शियन व्हील, किसान लोग पानी के लिए छोटे स्मॉल फील्ड में इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील का यूज़ करते हैं। एंड लार्ज के लिए इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेशन इज मच लार्जर एरिया लैंड मोर इफेक्टिवली। तो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ट्यूबवेल भी इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद लोगों ने, फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगा लिए। नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हायर लेवल ऑफ इरीगेशन। इंडिया में बहुत सारे लैंड्स जो हैं वो में सिर्फ इरीगेशन, सिर्फ वहीं उपजाऊ के लिए, बहुत कम ही लैंड है जो कि उपजाऊ के लिए है। सो सारे लैंड्स हाई लेवल ऑफ इरीगेशन इंडिया के गांव में ज़्यादातर नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवरन प्लेन्स, कोस्टल रीजन, आवर कंट्री इज़ अ वेल इरीगेटेड। तो अ प्लेट्यू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ पे लो लेवल ऑफ इरीगेशन होता है। इंडिया में कम से कम लेस देन 40% जो है इरीगेटेड है इवन टुडे। इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अभी भी ज़्यादातर जो किसान हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? ऑन रेनफॉल। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप्स, एक और एक से ज़्यादा क्रॉप्स एक साल में लैंड ऑफ पीसेस, एक लैंड ऑफ पीसेस पे उगाए जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग, to grow more than one crops on a pieces of land during the year is known as multiple cropping. और इसको इंक्रीज करने का मोस्ट कॉमन वेज गिवन पीसेस ऑफ लैंड एंड ऑल फार्मर ऑफ पालमपुर में ज़्यादातर किसान जो हैं 2 से ज़्यादा खेती करते हैं, 3 खेती करते हैं। ये करीबन पास्ट 15 और 20 ईयर्स से वो लोग 3 चीज़ों की खेती करते हैं, 3 क्रॉप्स की खेती करते हैं, और पोटैटो जिसमें से एक है। ये टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर। अब ये साल का बता रहा है कि कितना कल्टीवेटेड हुआ है। ये इकोनॉमिक सर्वे है। यू हैव सीन दैट one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. हम लोगों ने देखा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से सेम लैंड में प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। द अदर वे ऑफ यूज़, अब हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है? HIV सीड्स, जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि टिल 1960s में क्या होता था कि सीड यूज्ड इन कल्टीवेशन वेयर ट्रेडिशन वन वेयर रिलेटिवली लो येल्ड्स। येल्ड मीन्स क्या होता है? येल्ड मीन्स होता है उपजाऊ बढ़ाने के लिए, खेती बढ़ाने के लिए। तो पहले ट्रेडिशनल 1960s में जो सीड्स यूज़ होते थे तो बहुत लो येल्ड होते थे। ट्रेडिशनल सीड यूज़ किए जाते थे जिसमें से कि फार्मर्स काउडंग्स और नेचुरल मैन्योर फर्टिलाइज़र्स के लिए यूज़ करते थे, जो कि ईज़िली अवेलेबल हो जाता था किसानों के लिए और उन्हें ख़रीदना नहीं पड़ता था। बट ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद 1960s में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ तो इंडियन फार्मर्स ने वीट और राइस सबसे ज़्यादा खेती हुआ
और जिसको कंपेयर किया ट्रेडिशनल सीड के कंपैरिजन, तो काफ़ी ज़्यादा खेती हुई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे। वीट और राइस की खेती सबसे ज़्यादा हुई थी। तो रिजल्ट क्या हुआ कि सेम पीसेस ऑफ द लैंड कुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फूड ग्रेन देन वी पॉसिबल अर्लियर। जो पहले शायद पॉसिबल नहीं था लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन को ज़्यादा उपजाना, वो ये यूज़ करने के बाद, HIV सीड्स यूज़ करने के बाद अब पॉसिबल हो सका। वैसे HIV सीड्स यूज़ करने के कुछ मेरिट भी हैं तो कुछ डेमेरिट है। तो डिमेरिट्स इसमें नहीं है, लेकिन HIV सीड्स में क्या है कि ज़्यादा पानी यूज़ होने लग गया। ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, एक पेस्टिसाइड है। ऑब्वियस पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइज़र इज़ बैड फॉर आवर सॉइल। और ये हाईली येल्ड वेयर पॉसिबल, और ये हाईली येल्ड्स तब पॉसिबल हो पाएगा जब इसमें इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें जब मिलेंगी तब। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब जगहों पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड सबसे पहले यूज़ किया गया था। फार्मर ट्यूबवेल्स इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, और उन्होंने HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, ये सब फार्मिंग के लिए उन्होंने ये सब चीज़ यूज़ किया। फिर उसके बाद ट्रैक्टर, थ्रेसर्स, प्लॉगिंग के लिए हार्वेस्टिंग, फास्टर्स करने के लिए प्लॉगिंग, और हार्वेस्टिंग के लिए उस लोगों ने मशीनरी कुछ ख़रीदा, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब। और इन पालमपुर में पहले क्या था कि ट्रेडिशन पहले 1300 kg पर हेक्टर वीट ग्रो किया जाता था, बट HIV सीड्स यूज़ होने के बाद 32 kg पर हेक्टर यूज़ किया गया, जो कि लार्ज इंक्रीज़ है प्रोडक्शन के लिए है। और ये फार्मर्स को ज़्यादा सरप्लस दिलाया, वीट ज़्यादा होने के कारण वो लोग मार्केट में ज़्यादा सेल कर पाए। अब हम लोग ये देखेंगे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है वो HIV के सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा जो मिलकर के जो बनते हैं, तो ये सीड्स के फर्टिलाइज़र्स के लिए जो यूज़ होते हैं। तो HIV सीड्स क्या है, तो उसमें मिलते हैं फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें। अब ये टेबल देख सकते हैं आप लोग प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस एंड वीट्स के। थर्ड वन इज़ विल द लैंड सस्टेन। अब आप लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा कि लैंड फिक्स्ड कैसे है, फिर देन आप लोगों ने पढ़ा कि कोई ऐसा तरीका 10 सेम लैंड पे हम लोग एक से ज़्यादा खेती कर सकें। अब नेक्स्ट है कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, HIV केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह तो यूज़ हो सकती है येल्ड को बढ़ाने के लिए, बट क्या लैंड जो है वो विल द लैंड सस्टेन? क्या लैंड जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो यूज़ होंगे, क्या उसको बना के रख पाएगा लैंड? क्या उसको झेल पाएगा लैंड? तो क्या है कि लैंड बीइंग द नेचुरल रिसोर्सेज, वी नो डैट कि लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, और नेचुरल रिसोर्सेज के कारण हम लोगों को केयरफुली उसे यूज़ करना चाहिए। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे इन्वायरमेंट में, तो उसे हमें काफ़ी केयरफुली यूज़ करना चाहिए। अब साइंटिफिकली अगर हम लोग देखें तो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है, अगर हम इसको ओवर यूज्ड करेंगे तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी सही नहीं होगा। ये साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट करता है ऐसा। इन मेनी एरियाज़, बहुत सारे एरियाज़ में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड जब से मतलब लागू हुआ 1960 से लेकर अब तक इतना लंबा टाइम हो गया, तो ये काफ़ी हमारे सॉइल पे इफ़ेक्ट भी होता है। जैसे सॉइल फर्टिलिटी लॉस होना, ये केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इंक्रीज्ड, अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि केमिकल इंक्रीज करेगा, सॉइल फर्टिलिटी लेस हो जाएगा। ऑल्सो कंटिन्यू यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ट्यूबवेल्स इरीगेशन हैज़ रिड्यूस। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि HIV सीड्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो देन वी नीड टू द प्लेंटी ऑफ वाटर, तो हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो जिसके कारण से पानी की कमी हो सकती है ग्राउंड वाटर एंड ट्यूबवेल्स में, और ये रिड्यूस भी कर देगा वाटर टेबल बिलो ground water. Environment resources like the fertility and groundwater are built up the over many year.
वंस डिस्ट्रॉयड इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर दैम। अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो उसे रीस्टोर करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द इन्वायरमेंट एंड इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमें इसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमें फ्यूचर में एग्रीकल्चर को डेवलप्ड करना है। एग्रीकल्चर पे हमारे पता है फार्म विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस जैसे बहुत सारे गांव और पंजाब ये सब कुछ शहर और कुछ गांव जो है वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, और अगर हमें उसे बचाना है तो हमें ध्यान रख कर के ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना होगा। केमिकल फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड्स मिनरल। अब केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है वो एक मिनरल प्रोवाइड करता है जो कि पानी में ईजिली घुल जाता है और वो इमीडिएटली अवेलेबल भी हो जाता है पौधे में, और इट मे नॉट बी रिटेन इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वो क्या है कि मिट्टी में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है दिन तक। तो दे मे बी एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर। वो ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करता है, रिवर लेक ये सबको वो पॉल्यूट करता है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो अगर हम लोग यूज़ करेंगे मिट्टी में तो वो हमारे मिट्टी में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसको किल कर देगा। This means sometimes after their use, the soil will be the less fertilizer than ever before. The consumption of the chemical fertilizer in Punjab, chemical fertilization का consumption ज़्यादा हाईएस्ट पंजाब में हुआ है, और ये अगर कंटिन्यू अगर ये केमिकल फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो ये सॉइल के लिए काफ़ी डिग्रेडेशन होगा उसके सॉइल के हेल्थ के लिए। और पंजाब फार्मर इज़ नाउ फोर्स टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज raising very fast. So next, how is the land distributed between the farmer of Palampur? अब हमें ये देखना है कि लैंड किस तरीके से पालमपुर के गाँव वासियों में किस तरीके से लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। वेल, यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड फॉर फार्मिंग। ऑब्वियस, लैंड के बिना खेती तो पॉसिबल ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द फार्मर्स एंगेज द एग्रीकल्चर हैव दिस सफिशियंट लैंड फॉर अ कल्टिवेशन। सो लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंगेज नहीं है एग्रीकल्चर में। पालमपुर में 1/3 ऑफ द 450s फैमिलीज़ रहती है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से 80s अपर कास्ट है और आई थिंक 1/3 दलित है। सो 450s में से 1/3 जो है वो लैंडलेस है। 150 फैमिली मोस्ट ऑफ दलित हैं, नो लैंड ऑफ द कल्टिवेशन, उनके पास तो कल्टिवेशन के लिए लैंड ही नहीं है। अब जो रिमेनिंग बच जाती है तो रिमेनिंग कितनी बच जाएगी? 240 फैमिलीज बच जाएगी जिनके पास स्मॉल प्लॉट है जो कि 2 हेक्टेयर इन साइज से भी कम है। तो कल्टिवेशन ऑफ द सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग द एडिक्वेट इनकम ऑफ द फार्मर फैमिली। अगर कोई फार्मिंग कर भी रहा है और तो अपने परिवार का वो पालन पोषण नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत कम खेत होगा। तो अगर जब स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड अगर हमारे पास होगा तो उसमें इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रॉप्स को उगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देन जब क्रॉप्स नहीं उगेगा तो इट्स नॉट ईजी टू अचीव इनकम। ये एक छोटी सी स्टोरी है गोविंद की एंड 1960s में। तो गोविंद के पास क्या है कि एक अनइरिगेटेड लैंड है 2.25 हेक्टेयर का, उसके 3 बेटे हैं, और जब गोविंद डेथ हो जाती है गोविंद की तो वो 3 हेक्टर्स जो लैंड के हैं 3 बेटों में वो लैंड 2.25 हेक्टेयर्स जो लैंड है वो बढ़ जाता है, और आई थिंक हर के पास 0.75 हेक्टेयर साइज़ आता है, जो कि इवन विथ इम्प्रूव्ड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड गोविंद सन आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। सिर्फ लैंड से ही गुजारा कर लेना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिज सन। सो उसे एक एडिशनल वर्क भी देखना पड़ेगा साथ में ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर। यू कैन सी, आप लोगों ने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल प्लॉट। अब देखिए ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम में है पालमपुर विलेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। अब ये बड़े बड़े जो लैंड है ये डिस्ट्रीब्यूटेड, ये
मिले हुए हैं, और ये छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे लैंड है, ये सब लैंड कल्टिवेटेड, मतलब ये सारे लैंड जो हैं, ये सब लैंड को स्कैटर्ड लैंड है, पूरे स्कैटर्ड लैंड है जो कि गाँव वासियों को मिले हुए हैं। एंड स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स के लिए ये सब छोटे छोटे प्लॉट्स टाइप्स के हैं। अब ये छोटे से प्लॉट्स में इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव, और फैमिली रन इट्स नॉट पॉसिबल. So on the other hand, more than half of the area of the village is covered by the plot that are quite large in size. In Palampur, there are the 60 families, a medium and large family who cultivated more than 2 hectare of the land. A few of the large farmers have been extended over the 10 hectare or more. So for today and tomorrow, I try to end this chapter. मैं इस chapter को ख़त्म कर दूँगी कल. So you just read this chapter, and if you have any doubt and any question, just comment in my comment section. Just like my channel, subscribe, and share as much as possible. And if you like, just comment me. So thanks for watching.